हेलो एवरीवन। पीयूष त्रिपाठी दिस साइड। बच्चों, जो चैप्टर इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका नाम है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। आई होप कि तुम्हें ये बात पता होगी क्योंकि तुम सारे वीडियो देखते हुए आ रहे हो। अगर तुम सारे वीडियोस नहीं देख रहे हो या फिर तुम्हें अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स में क्या क्या पढ़ लिया गया है, तो फिर ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि तुम कम से कम जितना मैंने पढ़ा रखा है उसको कंप्लीट कर रखे हो, चाहे मुझसे पढ़ के या कहीं और से पढ़ के। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बताता हूँ मैं कि आज की वीडियो में हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा क्या। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने SN1 को बहुत डिटेल में पढ़ लिया, हमने SN2 को बहुत डिटेल में पढ़ लिया। पर बेटा, किसी भी चीज़ के थ्योरेटिकल पार्ट को ना डिटेल में पढ़ने से सारी समस्या खत्म नहीं होती है, उसके बाद भी बहुत सारी समस्याएं बचती हैं। और उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है प्रैक्टिस। सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर ले जाएं उतना बेहतर है। तो मैं आज के वीडियो में कोशिश करूंगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जो भी सवाल बनते हों उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूं। उम्मीद करता हूं SN1 और SN2 तुमको अच्छे से पता होगा कि क्या होता है। अगर नहीं पता है तो उसको देख के तभी इस वीडियो को देखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखो बच्चों, हमने पढ़ रखा है कि SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म क्या है। बेसिक बात तो यही है कि SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनता है, जबकि SN2 में बैक साइड से अटैक होता है। इसी वजह से होता क्या है कि SN1 में 3 डिग्री बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि SN2 की जब बात करें तो 1 डिग्री बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर क्राउडिंग कम होती है। ठीक है, ये सब बातें तो तुम्हें क्लियर हैं। अब बेटा, इस सब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं कन्वर्जन में। कन्वर्जन में कैसे? जैसे कि मैंने आप लोगों को एक टेबल दिखाई थी, याद दिलाता हूँ आपको। ये टेबल देख रहे हो बच्चों, ये टेबल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपसे क्या बताऊं। समझाता हूँ इस टेबल की इंपॉर्टेंस आपको कि क्या इंपॉर्टेंस है इस टेबल की। देखो मेरे भाई, जैसे कि तुम क्वेश्चंस वगैरह आप करने लगे होगे एक्सरसाइज के या इंडेक्स क्वेश्चन या एग्जाम्पल, तो तुमने देखा होगा कि टाइम टाइम पे ऐसे सवाल आते हैं कि हमको इस ये कंपाउंड दे रखा है, हमें दे रखा है ब्रोमो एथेन करके, और मुझे इससे बनाना है एथेनॉल, या फिर मुझे इससे बनाना है एथिल साइनाइड, ऐसा कुछ करके बनाना है। अब जब भी तुम्हें ऐसी चीज़ें कन्वर्ट करनी होंगी तो तुम बैठ के मुंह देखोगे, तो उससे कोई फायदा तो होगा नहीं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि पूरा कहानी क्या होता है, तुमको समझाता हूँ। देखो, वैसे तो तुम एक बात जान लो कि न्यूक्लियोफाइल का भी अपना एक ऑर्डर होता है। न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स, इनका भी अपना एक ऑर्डर होता है बेटा। हमेशा याद रखना। जैसे जब छोटे क्लास तुम 10th में थे, बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो तुम्हारी केमिस्ट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो जब तुम 10th क्लास में थे तो तुमने एक पढ़ा था मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, याद है ना? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें तुमको ये बताया गया था कि अगर कोई भी मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, कोई भी मेटल सॉल्ट है और उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल उस सोल्यूशन में डाल दिया जाए तो वो उस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यही सेम फंडा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ भी होता है। क्या दुनिया का कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर सकता है? क्या कोई भी किसी को डिस्प्लेस कर सकता है? तो आंसर होगा नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब हमारा अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर हो, स्ट्रॉन्गर हो किससे? जिस पे अटैक हो रहा हो उससे। तो जैसे कि कभी मान लो, जैसे हमने कहा कहीं लिखा हुआ है ROH, क्या लिखा हुआ है? ROH, ठीक है, एल्कोहल है ROH, और हमने कहा इस पे हमने अटैक करवा दिया AgCN का। तो तुमको अच्छे से पता है कि CN एक आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये OH भी न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो ही जाएगा? नहीं पता, नहीं पता, कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं कि यहाँ पर ये चीज़ हो ही जाएगी। ये डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ पे। अब तुम्हारे सामने अगली प्रॉब्लम, जब मैंने ये थ्योरी तुम्हारे सामने रखी तो तुम्हारे सामने एक दिक्कत और आ गई कि सर अब तो ये तो बड़ा दिक्कत है यार, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का तो बढ़िया ट्रिक के साथ आपने याद करा दिया था, बेहतरीन। हमने क्या, जो जहां भी पढ़ा होगा उसको याद ही कराया गया होगा, लेकिन अब न्यूक्लियोफाइल का पूरा ऑर्डर कैसे याद करें यार? ये तो बहुत तगड़ा समस्या आ जाएगा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ इसका बहुत बढ़िया जुगाड़। देखो, हमेशा याद रखना कि जो आपके हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड्स, हैलाइड्स, जितने भी हैलाइड्स हैं, हैलाइड्स में कौन कौन आ जाएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, बेसिकली इन्हीं को लिखो, आयोडीन। ये सब जो हैं सबसे वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल हैं, वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल,
या फिर ऐसे समझ लो, इसको वीक और स्ट्रॉन्ग के टर्म में ना समझ के तुम ऐसे कह लो कि ये बेस्ट लीविंग ग्रुप है, ये बेस्ट लीविंग ग्रुप है। केमिस्ट्री में ये भी जानना बहुत जरूरी है कि लीविंग ग्रुप कौन होता है। आइए समझाता हूं आपको लीविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री में हर वो चीज अच्छी लीविंग ग्रुप कही जाएगी जिसपे जैसे ही कोई अटैक करे तो वो अपना जगह छोड़ दे और सामने वाले को जगह दे दे कि आओ भाई तुम बैठो, हम जा रहे हैं काम से। उसको बोलते हैं बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो क्योंकि हमें पता है कि हैलाइड्स क्या हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, ये लाइन याद रखना कि हैलाइड्स क्या होते हैं, बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। तो जब भी मुझे इस टाइप का कोई स्पीसीज दिखेगा, आरओएच टाइप का, सुनना पूरा फंडा बताता हूँ, समझाता हूँ, इसको ध्यान समझो। तो आरओएच पे साइनाइड जब अटैक करेगा तो हमें नहीं पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या नहीं होगा। देखो मैंने क्या लिख रखा है, नहीं पता, नहीं पता है भाई। तो अब हम ऐसे कहां कहां तक किसका किसका याद रखेंगे कि साइनाइड को आइसोसाइनाइड नहीं हटाता है, या फिर NO2 को ये नहीं हटाता है, कहां तक याद कर लोगे तुम। तो तुम सबसे बढ़िया फंडा क्या करना, कोई भी चीज होगी तो सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट कर लेना, सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लेना आरएक्स में, किसी भी जुगाड़ से। जैसे अल्कोहल को तो आरएक्स में कन्वर्ट करने के आपको मैंने 7 मेथड बताए थे प्रिपरेशन के दौरान। हर चीज का देखो यूज है। प्रिपरेशन वाली जो रिएक्शन थी वो खाली हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने के काम नहीं आई, वो यहाँ पर इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के भी काम आएंगी। तो हम एल्कोहल से पहले आरएक्स कर लेंगे, और आरएक्स में एक्स को कोई भी हटा सकता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल। ये टेबल देख रहे हो, इस टेबल में जितने भी न्यूक्लियोफाइल दिए गए हैं ये सब के सब इलिजिबल हैं। एक मिनट, ये जितने न्यूक्लियोफाइल दिए गए हैं सारे के सारे हैलाइड को सब हटा सकते हैं, क्योंकि हैलाइड एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बनाना, जो मैं कह रहा हूँ कहते समय ही नोट्स बनाते चलोगे तो मेरे हिसाब से बेहतर बना लोगे, और इस चीज़ को अच्छे से लिखोगे। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये केवल सिर्फ जो ये आज का लेक्चर है ना, ये तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा कि इसके बिहाफ पे तुम्हारे 28 नंबर डिसाइड होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी स्टडी की हुई है 12th की, नहीं बताता तो भी तुम पढ़ सकते थे, ऐसा नहीं कि तुम समझ ही नहीं सकते थे। लेकिन फिर बात यही रहती कि तुम कर ले जाते, बस रटना उठना थोड़ा ज़्यादा पड़ता और मज़ा कम आता। अभी इसमें इसको जान जाओगे तो मज़ा भी आएगा, क्योंकि फिर एक लॉजिक रहेगा ना तुम्हारे पास। तो मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आरएक्स में। फिर आरएक्स में एजीसीएन का रिएक्ट एजीसीएन से अटैक कराएंगे तो साइनाइड का अटैक डेफिनेटली होगा, क्योंकि साइनाइड जो न्यूक्लियोफाइल है वो डेफिनेटली हैलाइड से बेटर ही होगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर ही देगा। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहां पर बात आती है कि कन्वर्जन में कैसे यूजफुल होगा। हमें कोई भी चीज किसी भी चीज में कन्वर्ट करने को कहा जाएगा। मान लो कोई अल्कोहल है, अब अल्कोहल से हमें बनाना है नाइट्रो वाला कंपाउंड, नाइट्रो टाइप का कंपाउंड। तो सबसे पहले अल्कोहल से हम किस में चले आएंगे, हेलो एल्केन में। रिएक्शन तो हमें मालूम ही है ना। सबसे पहले हम अल्कोहल से किस में चले आएंगे, हेलो एल्केन में। और फिर हेलो एल्केन में क्या करेंगे, हम अटैक करवा देंगे किससे, AgNO2 से। AgNO2 से तो यहाँ से क्या बन जाएगा, हमारा जो आर रहेगा हेलो एल्केन का, वो आर तो रहेगा ही रहेगा, उससे NO2 लग जाएगा। याद रखना लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन याद रखिएगा अगर NO2 वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन से अटैक होता है, NO2 वाला, NO2 एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल है ना, NO2 क्या होता है, एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो अगर N साइड से अटैक होता है तो इसको कहेंगे नाइट्रो, इसको क्या कहेंगे, नाइट्रो। और अगर O साइड से अटैक होता है, O साइड से, तो इसको कहते हैं नाइट्राइट। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, तो ये एक बात तुम्हारी तुमको समझ में आ जानी चाहिए जो मैंने अभी तक समझाई। ठीक है, और बाकी SN1 SN2 में बाकी जो कंडीशन क्या होती है वो सब तुम्हें पता ही है, और भी कुछ अभी बेहतर चीजें सीखने को मिलेंगी। तो ये आपका मैंने जो है बेसिक्स बांध दिया आज के लेक्चर का। जो अभी तक मैंने पढ़ाया ये क्या किया है, मैंने बेसिक्स बांध दिया है एकदम आज के लेक्चर के लिए, जो बेसिक्स चलेगा। बाकी SN1 SN2 को तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है वो तो पता होना ही चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने चैप्टर पे। तो देखो तुमको किसी भी कंपाउंड को किसी में भी कन्वर्ट करना हो तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास हेलो एल्केन, तुम कोई भी कंपाउंड रहेगा तो सबसे पहले किस में चले आओगे, हेलो एल्केन में चले आओगे। उसको हेलो एल्केन तक कैसे लाना है वो तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। हर कंपाउंड को तो हेलो एल्केन तक पहुंचाना सीखा ही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। एल्केन होगा तो हेलो एल्केन बना लोगे, कैसे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। एल्कीन होगा तो पाई एडिशन ऑफ HX। एल्कोहल होगा तो 7 मेथड मेथड मौजूद है तुम्हारे पास। ठीक है, तो बहुत आसानी से तुम काम कर सकते हो। और फिर उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए होगा, मान लो तुम्हें RX बन गया, एक बार तुमने क्या बना लिया, ध्यान समझना, तुमने बना लिया RX। अब तुम्हें RX से X हटाकर मान लो OH चाहिए, क्या चाहिए, OH। तो तुम उसके लिए क्या यूज करोगे, एक्वस KOH। क्या यूज करोगे, एक्वस KOH या एक्वस NaOH।
याद रखना ये डिफरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कराता है, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन कराता है। फिर से बोलो, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कराता है, मतलब हैलाइड और उसके बगल के हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा, वो एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन कराता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम OH वाली चीज लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ROH। वाटर लेंगे तो भी बनेगा, इसको हटाओ, इसको अवॉइड करो। अब मान लो तुम्हें RX टाइप का कंपाउंड है, सब समझाता हूँ एक एक करके। मान लो RX टाइप का कंपाउंड है और तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए R और इसके साथ चाहिए OR डैश टाइप का कोई कंपाउंड। मतलब मान लो तुमको जोड़ना है मेथॉक्सी, OCH3 को क्या कहते हैं, मेथॉक्सी। OC2H5 को क्या कहते हैं, एथॉक्सी। तो मान लिया तुम्हारे पास था RX यानी एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, और तुम्हें उससे चाहिए क्या, मेथॉक्सी या मेथॉक्सी कह लो या एथॉक्सी एल्केन, कोई भी एल्केन हो सकता है, ब्यूटेन प्रोपेन, जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम देख लेना। तो तुम इसके लिए क्या करोगे, NaOR डैश रेजेंट लोगे। क्या लोगे, NaOR डैश रेजेंट, और तुम इसको अटैक कराओगे, बस तुम्हें ROR डैश मिल जाएगा। R डैश वो वाला मिलेगा जो तुमने यहां पर लिया होगा, NaOR डैश में जो भी R लिया हो। जैसे मान लो तुमको मेथॉक्सी चाहिए, तुम यहाँ पर CH3 लेना है, इस R डैश की जगह क्या लेना, CH3। तो तुम्हें ब्यूटेन के साथ चाहिए रहा होगा, अगर ब्यूटेन के साथ चाहिए रहा होगा तो यहाँ पर जो R ले रहे हो तुम इस जगह पे, वो तुम ब्यूटेन ले लेना। आई थिंक तुम्हें मेरी बात पल्ले पड़ रही होगी। अच्छा, एक गजब की चीज तुम्हें दिखाऊं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, NaI। मतलब इससे भी कुछ देखते हैं बढ़िया चीज जो मिलता है। देखो आज का नोट्स मेरा बहुत एम्बिगुअस बनेगा, बहुत बेकार बनेगा, वो पूरा मिक्स रहेगा एक ही में। तो तुम मेरी बात को समझ के आराम से टाइम देना, मैं फिर बोल रहा हूँ, गोल्ड गोल्ड है एकदम आज का लेक्चर। इट इज कम्प्लीटली अप टू यू कि तुम इसको किस हद तक यूज कर पाते हो। तुम इस सोने के कटोरे को लेकर भीख मांगते हो या इस सोने के कटोरे से कुछ और करते हो। चलिए, तो ये जरा देखो, ये इससे भी तुम्हें कुछ बहुत तगड़ा चीज याद आएगा। NaI, मतलब अगर मुझे आई अटैच करना हो तो क्या चाहिए, NaI लेना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो इसको देखते हैं, RX प्लस NaI, तो इससे बन जाएगा RI और NaX निकल जाएगा। ये रिएक्शन कुछ देखी देखी लग रही है मेरे भाई। इसमें हम लोग वो क्या लेते थे, मीडियम एसीटोन। अब तुम अच्छे से याद करोगे अगर, तो एसीटोन जो होता है वो एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। मैंने लिस्ट बनवाई थी ना SN2 और SN1 में, तो SN2 में देखना ये इस सॉल्वेंट का नाम होगा एसीटोन, DMS, DMSO, सॉरी एसीटोन, DMF और DMSO। तो तुम साफ साफ देख सकते हो एसीटोन है, मतलब ये कौन सी मैकेनिज्म को इंडिकेट कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म को। और ये पूरी रिएक्शन कौन सी है, ये पूरी रिएक्शन कौन सी है, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। आयन से बोले तो आयोडीन बनाने वाला मेथड, एल्किल आयोडाइड बनाने का मेथड। ठीक है, आई बात समझे, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन है ये, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। तो देख पा रहे हो, मतलब ये भी पॉसिबल है कि हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, तुम लोग क्या समझते हो कि SN1 SN2 अपना एक टॉपिक है। SN1 SN2 एक टॉपिक है, जैसे छोटे क्लास में मल्टीप्लाई और डिवाइड एक टॉपिक होता था, ऐसे ही SN2 एक टॉपिक है। बाद में पता चला कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कोई टॉपिक नहीं था, बल्कि मल्टीप्लाई और डिवाइड एक टूल था जिसका इस्तेमाल हम पूरी जिंदगी कर रहे हैं। इसी तरीके से SN1 SN2 एक मैकेनिज्म है रिएक्शन के होने की। जब भी कहीं सब्स्टिट्यूशन होता है तो या तो वो SN1 होता है या तो SN2 होता है, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो। यानी जो फिंगरस्टाइन रिएक्शन थी वो कुछ और नहीं बल्कि SN2 रिएक्शन थी। अब तुम थोड़ा थोड़ा रिलेट करोगे। जब स्टार्टिंग में मैं प्रिपरेशन मेथड पढ़ाता था तो मैंने तुम्हें एक रफ आइडिया क्यों दे दिया था SN1 और SN2 का, याद करो। लेकिन वो चीज़ तुम कहीं पे भी पढ़ोगे, कभी भी पढ़ोगे, तो वो पहले तुमको आइडिया नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं है। आई बात समझ में। तो यानी फिंकेस्टाइन एक SN2 रिएक्शन को फॉलो करने का, SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। उस समय मैं तुमको केवल रटवा दिया था कि फिंकेस्टाइन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। आप देखेंगे तो उसमें मैंने लिख दिया था कि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। लेकिन आज तुम्हें पता होना चाहिए कि SN2 मैकेनिज्म को क्यों फॉलो कर रहा है। इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सॉल्वेंट है वो एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। यहाँ पर जो हमारा सॉल्वेंट है वो कैसा सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि एसीटोन। चलिए, ये सब बातें हमें समझ में आ गई हैं बहुत अच्छे से। और देख लेते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। ये टेबल बेटा ना एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये टेबल कहने को तो कुछ अक्षरों से मिलकर बनी हुई है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि पुरानी किताब में पेज नंबर 300 पे होती थी, मुझे याद है पेज नंबर इसका। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और तुमको कुछ इसका यूज बताते हैं। मान लो मेरे पास दे रखा हो RX और मुझे इससे बनाना हो साइनाइड। मतलब हमें दे रखा है हेलो एल्केन दे रखा है, उससे बनाना है एल्किल साइनाइड। तो हम रिएक्ट करेंगे KCN का, KCN से रिएक्ट कराएंगे, KCN से। और अगर इसी जगह हमें बनाना होगा एल्किल आइसोसाइनाइड तो हम रिएक्ट करा देंगे AgCN से।
इतना कुछ है इस टेबल में, देख रहे हो? क्योंकि यहाँ पर हमें पता है ना कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल चाहिए क्या बनाने के लिए। इस देखो इस ब्रैकेट में सब लिखा हुआ है कि आपको नाइट्राइल चाहिए, मतलब सॉरी नाइट्राइल कह रहे हैं, देखो अगर आपको साइनाइड चाहिए साइनाइड तो आपको लेना पड़ेगा KCN, देख रहे हो? अगर आपको आइसोसाइनाइड चाहिए जिसको हम आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा AgCN। सब दिया हुआ है इधर देखो, ये बता रहा है हमें कि फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा। सारे सारे इसकी ब्रांच को पढ़ो, ये हमें बता रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं तो आपसे कहूंगा आप इसको वॉलपेपर लगा लो मेरे भाई, 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए लगा लो। वॉलपेपर होना चाहिए तुम्हारे स्क्रीन, मतलब जो है लॉक स्क्रीन का या फिर होम स्क्रीन का, जिससे कि सामने पड़ता रहे कि कौन रेजेंट है, उससे बनने वाला न्यूक्लियोफाइल क्या है, उससे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस क्लास से बिलोंग करेगा। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं किस पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। चलो भाई चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस, आइए देखते हैं। आई होप कि तुमने ऐसा सवाल कर लिए होंगे, जल्दी जल्दी मैं भी करके दिखा दे रहा हूँ। विच एल्किल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स एक्सपेक्ट टू बी SN2 में से कौन ज्यादा तेजी से करेगा, और एक्सप्लेन करो अपना जवाब। तो मुझे पता है SN2 का मतलब हमें जो ये वाला सेंटर बनता है पॉजिटिव और निगेटिव का, इसमें पॉजिटिव पे अटैक करना है। तो जितना ज्यादा कम इस पे क्राउडिंग रहे उतना बेहतर है। तो इस कार्बन पे जो पॉजिटिव बन रहा है इसमें एक एल्किल ग्रुप इधर है, एक एल्किल ग्रुप इधर है, यानी ये 2 डिग्री है, जबकि ये क्या है 1 डिग्री। तो ज्यादा तेजी से रिएक्ट कौन करेगा, ये वाला, खत्म कहानी। ये वाला मोर रेडली जो है रिएक्शन करेगा, मोर रैपिडली, पहला हो गया। इसमें देखो ये 2 डिग्री है और ये वाला 3 डिग्री है। 3 डिग्री पे अटैक करना मुश्किल है क्योंकि क्राउडिंग ज्यादा है, 2 डिग्री पे आसानी से हो जाएगा। इसमें देखो भाई, अब ये तो बड़ा खतरनाक है, देखो यहाँ पे भी 1 डिग्री है, ये बहुत तगड़ा सवाल है। यहाँ पे भी 1 डिग्री है, थोड़ी दूर पे इसमें भी एक मेथिल लगा हुआ है, इसमें भी मेथिल लगा हुआ है। अब क्या करोगे, 1 डिग्री तो दोनों जगह है। तो मैं इसको तुमको समझाता हूँ, ठीक है? चलो समझाता हूँ। यार देखो कहीं मार्केट है, ठीक है? मार्केट में बिल्कुल भीड़ नहीं है, तुम सामान लेने आ रहे हो मार्केट में, तुमको गाड़ी वाड़ी चलानी है, जो भी करना हो, वहां भीड़ नहीं है, तुम्हारा काम मस्त चलेगा। लेकिन मार्केट से बहुत दूर पे, मार्केट से बहुत दूर पे कहीं भीड़ लगी है। एक ये हो गया तरीका। और दूसरा, मार्केट से जस्ट पहले भीड़ लगी है। तुम्हें दिक्कत किस केस में होगी मार्केट पहुंचने में, जब मार्केट से बहुत दूर भीड़ लगी है तब, या जब मार्केट के जस्ट बगल भीड़ लगी है? तुम्हारा जवाब होगा मार्केट के जस्ट बाद अगर भीड़ लगी होगी तो तुम देख सकते हो मेथिल तो दोनों जगह लटका हुआ है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन इसमें 2 कार्बन पीछे लटका हुआ है और इसमें जस्ट एक कार्बन पीछे लटका हुआ है। दोनों ही 2 डिग्री से बेटर हैं, दोनों ही सिचुएशन 2 डिग्री से तो बेटर ही बेटर है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कंपटीशन दोनों 1 डिग्री में था ना, तो क्योंकि इसमें 2 कार्बन पीछे था और इसमें एक ही कार्बन पीछे है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें जस्ट एक कार्बन पीछे है इसमें अटैक करने में ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि जस्ट पहले भीड़ है। और इसकी अगर बात करें इधर वाला जो 1 डिग्री हमने बनाया है ये वाला, तो इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत पहले ही भीड़ है, तो हम इजिली इसमें जो है आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे आराम से। और क्या बोलते हैं, जो भी थोड़ा बहुत दूर पे ही भीड़ था तो वो बहुत ज्यादा हमें अफेक्ट नहीं करेगा, मेन जहां हमें अटैक करना है उसके आसपास तो भीड़ नहीं है ना, बस हो गया। तो इसमें भी ज्यादा रैपिडली ये करेगा। चलिए नीचे देखते हैं SN1 वाला। तो SN1 में क्या होता है, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाए। मैं हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री नहीं बोलता हूँ, मैं ये लाइन पे बोलना ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाए। ऑब्वियस सी बात है, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो है 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है। तो देखिए सबसे पहले मुझे 3 डिग्री मिल गया, तो इन दोनों में ये तो 2 ही डिग्री था, ये 2 डिग्री था, ये 3 डिग्री, 3 डिग्री ज्यादा वो होगा। इसमें देखिए ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो इन दोनों में कौन हो जाएगा, 2 डिग्री। ये सवाल हमने कर दिया, तो सारी बातें यहाँ से क्लियर हो गई। ठीक है भाई, बहुत सही, क्या करा है मैंने। नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन, कौन ज्यादा तेजी से करेगा, हेलोजन का, हेलोजन है, ठीक है। आइए समझाते हैं। देखो तुम ये मत सोच लेना कि ये बेंजिल बेंजिल है, बेंजिल बेंजिल नहीं है भैया, ये एक मिनट, ये बेंजिल नहीं है। ये देखो ना, ये साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है, इसमें कोई रेजोनेंस वगैरह थोड़ा ना कि बॉन्ड इधर भेजेगा। तो देखो ये भी 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है क्योंकि जिस कार्बन से लगा हुआ है 1 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है, उससे एक ही एल्किल चेन जुड़ी हुई है पीछे की तरफ पूरा। जबकि इसकी अगर बात करें तो इस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, देखो ये, देखो ध्यान से, फिर से देखो, इस कार्बन से एक एल्किल चेन इधर, एक एल्किल चेन इधर, तो 2 डिग्री हुआ। अब मुझे बताओ SN2 में कौन फास्टर होता है, 1 डिग्री। इसमें आइए देखिए, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, चेन लेंथ वेंथ सब सेम, कुछ अंतर नहीं है। अंतर है तो किसका, अंतर है तो हैलोजन का। अंतर किसका है, हैलोजन का।
तुमको पता होगा यही एक सिमिलरिटी है SN1 और SN2 में, यही एक सिमिलरिटी है। बाकी सब तो केवल डिफरेंसेस ही हैं, लेकिन एक सिमिलरिटी है कि हैलाइड का जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो सब में क्या होता है, RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर RBr, फिर RCl, ये सब में फॉलो होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे SN2 का सवाल होता है चाहे SN1 का सवाल होता है, दोनों में जो आयोडाइड वाला है वो ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करता है, क्योंकि ये अपने बॉन्ड को ईजिली ब्रेक कर सकता है। नीचे आइए देखते हैं। Predict the order of reactivity of the following compound in NSN1 and SN2. The four isomeric bromobutanes. तो तुम ब्रोमोब्यूटेन्स के जितने भी बन सकते हैं आइसोमर्स वो बनाना। मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी दो तीन कंपाउंड के कठिन कठिन कंपाउंड के आइसोमर्स बना चुका हूँ। अगर मैं ही बार बार बनाता रहूंगा तो तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तुम सारे आइसोमर्स बनाना ब्रोमोब्यूटेन के, और उसके बाद देखना कि उनमें कौन 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, उसके हिसाब से तुम SN2 SN1 बता दोगे। नीचे आइए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इनको देख लेते हैं। SN1 SN2 दोनों का ऑर्डर बताना है। चलिए इनको बना देते हैं। C6H5CH2Br, चलो ठीक है। तो C6H5 मतलब बेंजीन नहीं, CH2Br, यस बेंजील है, काफ़ी अच्छा होगा SN1 में, ये तो मालूम है। और दूसरा क्या है, C6H5CH, C6H5, तो यानी इसमें सेंटर में कौन है, CH, और CH के इधर भी एक C6H5 है, यानी बेंजीन रिंग, और इसको ऐसे ही बनाओ, और एक इधर भी होगा, क्योंकि 2 बार C6H5 है ना उसमें। पढ़ने का तरीका है, करते रहोगे तुम्हें भी याद रहेगा। और इधर क्या लगा है भैया, ब्रोमीन। और का क्या बोला है भैया, एक में ये देखो C6H5 और सेंटर में है C, सेंटर में है C, और उसी से लटका हुआ है एक CH3 और एक C6H5। बताते हैं क्या कह रहा है। C, इसके साथ एक CH3, इसके साथ एक बेंजीन रिंग इधर हो गई और एक बेंजीन रिंग इधर हो गई। आई बात समझ में, और इधर लगा दिया Br। इन कंपाउंड को एक प्यारा सा नाम दे देते हैं, नहीं तो इनको लिखने में बड़ा दिक्कत होगा। इसको हम नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, इसको नाम दे देते हैं C। पहले ऑर्डर बताते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। जो SN1 का ऑर्डर होगा उसी का उल्टा हो जाएगा SN2 में। तो याद रखना SN1 में हम चाहते हैं जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने उतना बेहतर है। तो देखो इसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा क्योंकि ये रेजोनेंस इसको सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें ज़्यादा स्टेबल बनेगा क्योंकि इसमें एक तो इधर से भी रेजोनेंस हो सकता है और एक इधर से भी हो सकता है, मतलब दो दो बेंजाइल इफेक्ट मिलेंगे हमको यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, इधर से एक बेंजाइल, इधर से एक इसको स्टेबिलिटी मिल सकती है, इधर से मिल सकती है, और ये इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से हेल्प करेगा। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, सी। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किस में बन सकता है, सी में। तो सी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए। जबकि यही चीज़ अगर SN2 में देखें, यही पूरा ऑर्डर अगर हम SN2 में लिखना चाहें, फॉर SN2, तो उसमें क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, क्योंकि उसमें हम चाहते हैं क्राउडिंग कम हो। क्वेश्चन नंबर 6.9 देखते हैं। तो विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 विथ OH, OH के साथ करना है। तो CH3Br है। अब जाहिर सी बात है SN2 हो चाहे SN1 हो, ध्यान से मेरी बात सुनो, चाहे SN2 हो चाहे SN1, दोनों के दोनों हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो हम रेजेंट लिए होंगे, OH, OH लगाना है ना, तो रेजेंट कौन सा लिया जाएगा, एक्वस KOH। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आप एक्वस NaOH कहिए, एक्वस KOH कहिए, वो आपके ऊपर है, बट एक्वस जरूर बोलिएगा, वाटर की प्रेजेंस जरूर बोलिएगा। तो CH3Br और CH3I दो दिए गए हैं, तो इन दोनों में ज्यादा तेजी से रिएक्ट कौन करेगा, एक्वस, एक मिनट, एक्वस KOH। ऑब्वियस सी बात है, आई जो है वो इजीली ब्रेक हो सकता है, तो ये ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, ये कम तेजी से करेगा। तो ये स्लो और ये क्या करेगा, फास्टर रहेगा। दोनों ही बनाएंगे तो सेम ही प्रोडक्ट। ऐसे दूसरा सवाल देखते हैं, SN2 की बात दूसरे में भी हो रही है। तो क्या बोल रहा है, CH3 का होल थ्राइस CCl। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर एटम है C और उसके साथ लगे हुए हैं 3 CH3, और इधर लगा दिया Cl, और दूसरा क्या है CH3Cl केवल। तो भैया पूरी रेस करना क्या है भैया, एक्वस KOH वाला मामला, और साफ साफ बोल दिया है। अच्छा एक छोटी सी बात बताऊं, कठिन बात है, बता दूंगा तो दिमाग के तार खुल जाएंगे तुम्हारे। देखो कहीं पे भी अगर एक्वस KOH बोल दिया जाए, बहुत नई बात है ये, तो तुम ये मत मान लेना कि वहां पर सॉल्वेंट के तौर पर वाटर है।
एक्वस KOH मतलब रेजेंट जो इस्तेमाल किया गया है KOH, उसमें पानी की मौजूदगी है। अब उसमें सॉल्वेंट क्या यूज किया गया वो भगवान जाने, बहुत अलग बात है ये। अगर सॉल्वेंट वाटर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो अलग से एक शब्द देगा, हाइड्रोलाइज्ड या डाइल्यूटेड, ये सब वर्ड आपको बोलेगा। तभी आप मानना कि सॉल्वेंट के तौर पर वाटर है। तभी तो ये देखो सवाल किसके लिए पूछा है, SN2 के लिए। एक्वस का मतलब अगर वाटर हो जाता, अगर एक्वस का मतलब वाटर हो जाता, तो तुम मुझे बताओ वाटर एज अ सॉल्वेंट किस में होता है, SN2 में होता है या SN1 में होता है? खतरनाक बात है ये, ध्यान रखना। खाली एक्वस KOH है तो उससे नहीं क्लियर होता है कि सॉल्वेंट के तौर पर कौन है। जब हाइड्रोलाइज वगैरह से कि हैरा ने मुझसे एक सवाल पूछा था, तो उसमें मैंने देखा था, उसने पूछा था कि सर इसमें कैसे पता चलेगा कि SN2 बताना है SN1, तो उसमें भी देखो एक्वस KOH बोला गया था बेटा, लेकिन मैंने एक्वस KOH के बिहाफ पे तुमको जवाब नहीं दिया, मैंने कहा देखो इसमें हाइड्रोलाइज्ड वर्ड दिया गया है, मैंने एक्वस को अवॉइड किया। समझ रहे हो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें? हल्का फुल्का पढ़ना है, और हेलो एल्केन्स हेलो एरिन से कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। मस्त दो चार रिएक्शन रटो, तुरंत जो क्वेश्चन लगे लगे, नहीं तो साला NCERT सोल्यूशन जिंदाबाद, देख लेंगे रट लेंगे नंबर आ जाएगा। बट मेरा वो उद्देश्य नहीं है। ठीक है देखिए, तो ये हो गया। तो इन दोनों में ज्यादा तेज कौन करेगा, ये करेगा। क्यों करेगा मैं एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे आता नहीं है। ठीक है, तो SN2 की बात हो रही थी, तो पता होगा तुम्हें 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। ठीक है, तो 3 डिग्री उसमें स्लो होता है, 1 डिग्री फास्ट होता है। आइए और देखते हैं। वीडियो तो बड़ी होती जा रही है यार, कोई गलती करी है अभी तक मैंने कि नहीं? शायद नहीं करी है कोई गलती, क्या करी है? एक तो यार इतना प्रेशर है मेरे ऊपर, अब बात आती है प्रेशर किस चीज़ का है, क्या ही बताएं, बहुत प्रेशर है। मुझे जाना है एग्ज़ाम देने, और मेरा एग्ज़ाम कल है, तो मैं सोचता हूँ कि आज के आज वीडियो बना दूँ, और मेरा स्कूल इस टाइम सुबह 6 बजे का होता है। तो मैं अपने स्कूल से कम 30 किलोमीटर दूर रहता हूँ, तो मुझे 5:30 या 5:20 तक निकल जाना होता है। वही ज़िंदगी जी रहे हैं सुबह वाली, जैसे होती थी। तुम लोगों को तो छुटकारा मिल गया, मुझे नहीं मिल रहा है। चलो देखते हैं, मैंने सोचा वीडियोस बना देते हैं, इससे क्या रहेगा कि तुम लोग को, मैं तो चला जाऊंगा 2 दिन पेपर में मैं बिजी हो जाऊंगा, तो कम से कम कुछ रहेगा तुम लोग को देखने के लिए। चलो आगे देखते हैं सवाल। अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो भाई इसको तुम लोग खुद से बना के अब जरूर कर लेना। भाई IUPAC नॉमेनक्लेचर तो आता ही है ना, और ये बाद में करने का मत सोचना कि अभी कर लेंगे, तुरंत वीडियो देखते देखते ही पॉज पॉज करो और इस सवाल को कंप्लीट करो। ठीक है, सब बना तो लोगे ही। जैसे ये बोलो, मैं एक बना के दिखाई दे रहा हूँ। 1 ब्रोमो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, तो प्रोपेन कहा जाए तो सबसे पहले 3 कार्बन बना लो, और 1 ब्रोमो, पहले पे लगा दो ब्रोमो, 2,2 डाइमेथिल यानी 2 पे मैथिल लगा दिया, हो गया खत्म। इसके हिसाब से देख लेना। अब जिस कार्बन पे लगा उसके जस्ट पीछे वो है, क्या बोलते हैं, मतलब जो है जस्ट पीछे क्राउडिंग है। देखना अपने हिसाब से, सब जान जाओगे तुम। चलो ये भी हो गया आपका होमवर्क, और देखते हैं चलिए। व्हाट आर एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, तो बताया था विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू डिफरेंट साइड। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसको एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने शायद ये लास्ट वीडियो में गलत बता दिया है, यहाँ पर मेरे तो तोते होते उड़ गए थे, यूज हो गया था दिमाग। तो याद रखना, अगर नाइट्रोजन से अटैक होता है तो उसको बोलते हैं नाइट्रो, लेकिन अगर ऑक्सीजन से अटैक होता है तो उसको बोलते हैं नाइट्राइट। अभी भी श्योर हूँ नहीं क्या, देख लेते हैं एक मिनट को। तो ये सीखने को मिलता है कि आप कितना भी कर ले, कुछ ना कुछ चीज़ों का मलाल रह ही जाता है। हाँ देखो, यहाँ पर अगर O से बॉन्डिंग है तो उसको कह रहे हैं नाइट्राइट, लेकिन N से बॉन्डिंग है तो उसको कहते हैं नाइट्रो। ठीक है, इसमें एक प्रीफिक्स में लिखा जाता है, जो हमारा अगर N से बॉन्डिंग होता है ये, तो NO2 बनता है, और इसको हम कहाँ पे लिखते हैं हमेशा, प्रेफिक्स में। और जो नाइट्राइट है वो कहाँ लिखा जाता है हमेशा, एक मिनट इसको कलर बदल के लिख देते हैं, ये हमेशा प्रेफिक्स में लिखा जाता है। और जो नाइट्राइट है ये हमेशा कहाँ लिखा जाता है, सफिक्स में। ठीक है, तो ये भी आप लोग को क्लियर हो गया। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, तो 2 एग्जाम्पल हैं, एक तो NO2 का एग्जाम्पल और एक साइनाइड का एग्जाम्पल। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते नहीं है, लेकिन सब दिखाएं क्यों, सब क्यों दिखाएं, हम वही दिखाएं ना जहां जहां से अटैक करना है। चलो, तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए, इससे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एक्सप्लेन करना, सोल्यूशन देखना, मस्त अपना मैच करते रहना, सोल्यूशन देखते रहना, किताबी भाषा भी देखना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं।
राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो एक नया चीज़ तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ अभी, ये भी बहुत यूनिक चीज़ है। पता है मैंने ऐसे ज़्यादा बात करता हूँ तो गुस्सा उस्सा तो नहीं आती है कि साले पढ़ा बगामत। मेरे आता था जब हम टीचर को बात करते ज़्यादा देखते थे तो। बदतमीज छात्र था मैं। चलो सुनो मेरी बात, बताता हूँ एक बढ़िया बात। पता है मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मतलब मुझे पढ़ने का शौक नहीं है बुक्स, मुझे नहीं शौक है बुक्स पढ़ने का। लेकिन यार मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताबें बहुत पढ़ी हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहली चीज़ तो मुझे थोड़ा कम समझ में आती थी। तो फिर मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा लाओ पढ़ते हैं, और टाइम जब मिलता है तो आदमी बहुत बढ़िया से चीज़ें पढ़ता ही है। तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, रेमंड चैंग वगैरह की किताबें पढ़ी हैं मैंने। और तो क्लेटन की केमिस्ट्री की बुक्स हैं, ये सब तुम देख सकते हो इंटरनेट पे, तुम्हें मिल जाएंगी कहीं ना कहीं से, तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। तो मैंने बहुत पढ़ा, लेकिन कुछ सवालों के जवाब मुझे किसी बुक में मिले नहीं, और उनको जानने की मेरी जो क्यूरियोसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसको मुझे इन दी एंड अपने मन में ही उसका उत्तर डेवलप करना पड़ा, बस उसको हम बाद में वेरीफाई करें धीरे धीरे करके। जैसे उन्हीं में से एक था ये एक्वस KOH हाइड्रोलाइज्ड वाली जो बात बताई। अब एक और बात तुमको बताने जा रहा हूँ, ये भी सुनना, बहुत स्पेशल बात है। देखो अगर हम बात करें एथेनॉल की, C2H5OH, इसी को हम ETOH भी कहते हैं, एथिल एल्कोहल। ETOH देखो लिखा हुआ है ना ऊपर, ETOH मतलब एथिल एल्कोहल। अच्छा H2O यानी कि वाटर। बच्चों ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। समझना मेरी बात को, जो बच्चा मन लगा के पढ़ता है उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब कौन सी मैकेनिज्म? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मैंने लिखवाया भी था, वाटर और एथेनॉल, वाटर हो गया, एथेनॉल हो गया, ये सब कौन मैकेनिज्म को फेवर करते हैं? SN1 मैकेनिज्म को। ठीक है भाई, ये सब तो क्लियर है। पर पता है अगर H2O और एथेनॉल, ऐसे तो H2O अलग हो तो भी SN1, अगर एथेनॉल अलग हो तो भी SN1, बट इफ एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH और वाटर साथ में दिख जाए तुम्हें एज अ सॉल्वेंट, साथ में, तो ये पोलर ए प्रोटिक हो जाते हैं। बाप रे बाप, मतलब इससे क्या पता चलता है कि तुम भी बहुत अच्छे हो, कोई और भी बहुत अच्छा है, दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे हो, लेकिन क्या पता कि तुम लोगों की जब जब रिलेशंस बने, रिलेशंस डेवलप हो, तो तुम लोगों का, दोनों लोगों का काम गड़बड़ हो जाए, दोनों के दोनों ए प्रोटिक हो जाओ। पोलर प्रोटिक ना होकर ये दोनों क्या हो जाते हैं? साथ में पोलर ए प्रोटिक हो जाते हैं। अरे बाप रे। देखो वैसे C2H5OH भी, क्या करता है? C2H5O- और H+ देता है, ठीक है। और जो हमारा वाटर है वो भी कैसे टूटता है? H+ और OH- में टूटता है। बट जब ये साथ में होते हैं, C2H5OH प्लस H2O, ध्यान से मेरी बात सुनना, तो होता क्या है? C2H5, C2H5OH, और इसका कहानी होता क्या है? C2H5OH और H+ और OH-, मैंने वाटर को मान लो यहाँ ब्रेक कर दिया, तो क्योंकि ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर, ऑक्सीजन जो हमारा एथिल अल्कोहल है इसके ऑक्सीजन पे लोन पेयर, तो ये H+ को कैप्चर कर लेते हैं, H+ को कैप्चर कर लेते हैं, और सोल्यूशन में बचता क्या है? C2H5OH ऐसे करके, और इधर बचता है OH-, मतलब H+ का कोई नामो निशानी नहीं रह जाता है, H+ एब्सेंट हो जाता है। OH+ एब्सेंट हो गया तो क्या हुआ? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ कि पोलर ए प्रोटिक? पोलर ए प्रोटिक। मतलब C2H5OH क्या है? SN1 को बताता है। H2O किसको बताता है? ये भी किसको, जब भी H2O सॉल्वेंट के तौर पर दिखे तो भी क्या होगा? SN1। लेकिन बट अगर C2H5OH और वाटर साथ में दिख जाए तो कौन सी मैकेनिज्म लगाओगे? SN2 मैकेनिज्म लगाओगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत ज़रूरी चीज़ थी ये बताना। चलिए अब मैकेनिज्म देखते हैं क्या है। ठीक है ये देखते हैं। तो क्या है? NBUBR। NBUBR कंफ्यूज तो नहीं हो गया? NBUBR क्या है? NBUBR प्लस KCN
प्लस KCN और C2H5 यानी कि एथिल अल्कोहल। केमिस्ट्री में अधिकतर खेल तो करता है चीज़ों को अलग अलग तरीके से लिख के, ताकि तुम उसी में कंफ्यूज हो, तुम्हें लगे अरे बाप ये क्या चीज़ आ गई, ये तो मैंने देखी ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, और छोड़ के भाग आओ। वो उसका ये पर्पज़ रहता है। और इससे बना क्या, NBU CN यही बनेगा, लिखाओ चाहे ना लिखाओ। चलिए NBU का मतलब क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटिल। नॉर्मल मतलब बिल्कुल सीधा ब्यूटिल। ब्यूटिल कितने तरीके के होते हैं, नॉर्मल होता है, आइसो होता है, सेक होता है, टर्ट होता है, बताया था ना कॉमन नेमिंग में। कहा था उसी समय कि ये कॉमन नेमिंग सिर्फ नाम लिखने के लिए नहीं ज़रूरी है, इसके बेहा पे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो आ जाए कि नहीं आया। तो NBU मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सीधी ब्यूटिल की चेन, CH3 CH2 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 Br। अब KCN का क्या सीन रहेगा, KCN बनेगा, KCN जनरेट करेगा K प्लस, चलो अभी सब लिखते हैं, KCN है, और इसमें जो है EtOH H2O है सॉल्वेंट के तौर पर। तो आइए दिखाते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, ठीक है, दिखाते हैं। सबसे पहले जो KCN है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा K प्लस CN माइनस में। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला कंपाउंड है इसको हम, यानी कि सबस्ट्रेट, इसको हम बनाएंगे CH2Br, और इसके साथ साथ क्या क्या लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है CH2 CH2 CH2, 4 थे ना केवल, तो हाँ इसको CH3 कर दो, हो गया। अच्छा ये दोनों हाइड्रोजन भी खोल के बना लो, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और इधर क्या लगा हुआ है Br। आइए दिखाते हैं आपको पूरा मैकेनिज्म। देखो तुमको पता होना चाहिए कि जो कार्बन वगैरह होता है, चाहे तो उसको 3D वगैरह में भी करके दिखा सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है अभी नॉर्मली ही कर दे रहे हैं, बाकी 3D वाला कंसेप्ट बाद में बताएंगे। हम सोचे तो थे 3D में बना दें, पूरा 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोई बात नहीं। न्यूक्लियोफाइल कौन है, CN, कार्बन से अटैक होगा क्योंकि KCN है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, पूरा सिचुएशन कैसे दिखाओगे, Br पे आएगा पार्शियल निगेटिव, कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, तो ये कार्बन पे अटैक करेगा। ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री, कैसा है 1 डिग्री कार्बन। जैसे ही अटैक होगा तुरंत ही क्या हो जाएगा, C लिखा रहेगा, C के साथ दोनों H लिखा रहने देना। इधर पूरा जो CH2 CH2 CH3 लिखा है ये भी लिखा रहने देना। अब जो हमारा Br है वो धीरे 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 कमजोर होता जा रहा है, और जो हमारा CN है वो धीरे 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 जुड़ता जा रहा है। ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपने बॉन्ड को, अरे मेरे भाई, ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ये धीरे 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 साइनाइड हमारा जो है वो जुड़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा सिचुएशन बना है इधर, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन प्रोडक्ट, ट्रांजिशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगले ही स्टेप में इसी के आगे तुम्हें एक एरो बनानी पड़ेगी, बताता हूं मैं, इसी के आगे तुम्हें एक एरो बनानी पड़ेगी कॉपी में, आगे बनाओ या नीचे बनाओ जहां भी जगह हो। और तुम क्या करोगे, तुम ये दिखाओगे कि ये जो Br है ये धीरे से हट गया और इसकी जगह CN चिपक गया, तो C बनाया, और क्या किया, H ऐसे बनाया, H ऐसे बनाया, और जो हमारा H कैसे कैसे बना दे, चलो एक H ऐसे बना दिया, और जो हमारा पूरा ये था CH2 CH2 CH3, हाँ ऐसे ही तो है ना, CH2 CH3 और CN, यहाँ पर क्या लग गया CN, ये हो गया। पहले ये था पहले क्या था, ब्रोमोब्यूटेन, अब क्या हो गया, अब ये हो गया ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा जो है हमारा काम होता है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ये हो गया मैकेनिज्म। अच्छा तुमने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मुझे पता है कि तुमने ध्यान दिया होगा शायद, कि देखो ये वाला जो पार्ट HH था वो आपने भैया थोड़ा सा दाहिने बाएं खिसका दिया, इसको सपोज राइट थोड़ा सा कर दिया। तो सच में ऐसा होता है, इन्वर्जन में सिर्फ ये नहीं होता है, ये सब भी आगे हम तुमको ऑप्टिकल एक्टिविटी में बताएंगे। देखो ये जितनी भी बातें होती हैं ये सब माइन्यूट चीज़ें होती हैं, इन पे बहुत ज़्यादा सवाल में फ़र्क नहीं आता है, सवाल हो जाओ के, लेकिन समझ पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। याद रखना इन्वर्जन में तुमको सिंपली पढ़ाने के दौरान तो हम यही बताएंगे कि भैया न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आके जुड़ जाता है इसलिए खाली नौ है, लेकिन रियलिटी में सिर्फ ये नहीं होता है। जब कोई चीज पीछे से आके जुड़ती है ना, तो जो मेरा पूरा स्ट्रक्चर बाकी का था, जैसे न्यूक्लियोफाइल अगर इधर लगा था और बाकी स्ट्रक्चर ऐसे था इस तरफ इस तरह, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल हटा और इसकी जगह इधर आके ये लगा, तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर ऐसे था बाकी पूरा हाइड्रोजन और एल्किल वेल्किल मिला के, वो तुरंत ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, क्योंकि अब नया न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ा है, ये स्ट्रक्चर मेरा पूरा ऐसे हो जाएगा।
इसको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है, एक छोटा सा बना हुआ है, उसमें बताया गया कि इसकी जैसे अम्ब्रेला नहीं पलट जाता है ज़्यादा तेज हवा चलने पे, कि पहले ऐसे रहता है तो तेज हवा चली तो ऐसे पलट गया, बिल्कुल इन्वर्जन के दौरान ऐसा ही होता है। ये चीज़ कहाँ पे होती है? जब इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन के दौरान अगर बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो वो तो अपोजिट साइड जुड़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियोफाइल पे उसका इफेक्ट आया, मतलब न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन बदली उससे, नहीं, उससे पूरा कंपाउंड पे प्रभाव पड़ता है। उस बाकी जो स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा तो नहीं कि सब अपनी जगह छोड़ छोड़ के बदल देते हैं, बस क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर पहले न्यूक्लियोफाइल ऐसे था जो यहाँ पे, इसके हटने पे अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ आया तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जानो तो ये हमने आपको बता दिया है, सेंटू मैकेनिज्म था ये। ठीक है, और देखते हैं क्या है भाई सवाल, और भी है कुछ? कुछ सवाल छूट गए क्या? ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, ये छूट गया, अच्छा एम्बाइडेड न्यूक्लियोफाइल भी हो गया। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये जितना मैंने प्रैक्टिस कराया बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस था आपके लिए, और आई होप कि तुम्हें पूरा वीडियो समझ में भी आया होगा। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहना, मुझसे जितना प्यार करते हो इतना ही प्यार करते रहना। ठीक है, और ध्यान रखो अपना क्या, खेलो कूदो खाओ पियो, बाय बाय।